नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में मॉनसून सत्र के 5वें दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने नियम 62 के अंतर्गत उठाए गए विभिन्न मामलों पर दिए वक्तव्य। प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में मेले निभा रहे उल्लेखनीय भूमिका। विविध संस्कृतियों के संगम को प्रदर्शित करता लादारचा मेला। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में मॉनसून सत्र के 5वें दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। गत 3 वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक सरकार द्वारा नाबार्ड को कितनी डीपीआर भेजी गई से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हमने डीसी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। डीसी के पहले मैं पहले डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका रोड है तो उसमें फॉरेस्ट के ऑफिसर भी होंगे, वो अपलोड करेंगे और उस अपलोड के बाद वो अपने आप ही उस नोडल एजेंसी के द्वारा परस्यू करेंगे। तो ये एक ईजी करने के लिए हमने बनाया है। तो हर महीने डीसी को दिशा निर्देश दिए कि जिनके भी फॉरेस्ट रोड वाले हैं उसको अपलोड करके भारत सरकार से परमिशन ली जाए। दूसरा ये कह रहे हैं कि 2183 रोड वाला फाइल कोर्ट में केस है, उसकी हमने रिव्यू पिटीशन हमने फाइल की है। कहा है कि इसको एफआर के अंतर्गत हमको परमिशन दे दी जाए ताकि हम उन रोडों को रेगुलाइज कर सकें, क्योंकि रोड तो बन चुके हैं। तो इस दृष्टिकोण से सरकार कार्य कर रही है और निश्चित तौर से डिप्टी कमिश्नर को ये दिशा निर्देश पहले ही मीटिंग में हमने कहा था और मेरे ख्याल काफ़ी रोड हमारे फॉरेस्ट के अपलोड हुए हैं और काफ़ी की परमिशन हमें मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से टैक्स इकट्ठा करती है, उसके बाद हमारे को पैसे देती है। लेकिन नाबार्ड के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि ये भी लोन है, नाबार्ड कोई ग्रांट नहीं है। वो हमारे जो लोन का एक पार्ट है, जो ये कहते रहते इतने 1000 करोड़ का लोन हो गया, तो उसमें भी नाबार्ड एक पार्ट है। नाबार्ड के लोन की एक सीमा है और मैं बताना चाहूँगा इसलिए उस सीमा को तय किया जाता है कि उसको बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया जाए ताकि पिछली जो स्कीमें हैं उन योजनाओं को भी धन की कमी ना रहे। इनके क्षेत्र में ये कहना गलत है कि हमारी डीपीआर नहीं बनाएगी। आपके क्षेत्र की हमारे समय से लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ 1/1/2023 से 7 डीपीआर बनाएगी। ये शब्द आपके गलत है कि हमारी डीपीआर नहीं बनाएगी। 7 डीपीआर में इनकी एक स्वीकृति अभी हुई है जो तकरीबन 4.5 करोड़ की है और 27 करोड़ रुपया इनका बैलेंस है। मैं चाहूँगा कि अगर आपका ये बैलेंस रहेगा हम उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे, लेकिन आपकी डीपीआर जो होगी उसको आप पहुँचाएंगे। और तीसरी बात, हमने तो बिना मतभेद के, बिना भेदभाव के नितिन गडकरी जी को ये कहा कि आप छतरी से लेकर, जो कि इन्होंने भी बात की, थुनाग वाले रोड को फर्स्ट प्रायोरिटी में, थुनाग चैल चौक तक फर्स्ट प्रायोरिटी में सीआरएफ में डाला जाए, क्योंकि वो अगर आप नाबार्ड की सड़क से डालोगे तो वो उतना पूरा नहीं होगा। वहाँ कम से कम 100-150 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है, जो वो मेन लाइफ लाइन है विधानसभा क्षेत्र की। तो भेदभाव का तो सवाल ही कोई नहीं है। बाकी जो आपकी 27 करोड़ की बैलेंस है आप भेज दीजिए। डीपीआर आपकी नाबार्ड में हमने पोस्ट कर दी है, उसको स्वीकृति दिला देंगे। नाबार्ड से इलेक्ट्रिक बसें खरीदने से संबंधित पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदने का नाबार्ड में से अनुमति प्राप्त करने के बारे में बात की थी और चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बात की थी। निश्चित तौर पर हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई विधायक अगर अपनी प्रायोरिटी देगा कि इसको इलेक्ट्रिकल बसेस हमारे लिए खरीदी जाए तो जो उनकी बैलेंस लिमिट है उसमें से इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदी जाए। प्रदेश में कैंसर रोगियों की प्रतिवर्ष बढ़ रही संख्या से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक राकेश कालिया जी ने एक बच्चे का मामला उठाया है। सरकार के पास जो भी संसाधन है उस बच्चे की मदद के लिए हम करेंगे और जो उनको फंड देना होगा, जो नियमों के परिधि में आता होगा, उतना पैसा हम उनको देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर कैंसर की पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से अगर पेशेंट का आधार देखा जाए तो सेकंड नंबर पर हम आए। हम कैंसर का रोग का उपचार के लिए हिमाचल प्रदेश में भी एम्स की तर्ज पर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। आने वाले अक्टूबर महीने में पेट स्कैन लागू कर दिया जाएगा और उसकी टांडा में भी पेट स्कैन आ जाएगा ताकि बच्चों को
इनिशियल स्टेज पर अपने कैंसर का पता लग जाए, इतना भागना ना पड़े। जो इन्होंने मदद की बात की है, सरकार उसका ध्यान रखेगी। सभी मेडिकल कॉलेज में इस सुविधा का धीरे धीरे प्रसार किया जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी क्या है, आईजीएमसी में भी नहीं है, जहाँ 20-20 साल पुरानी मशीन है, टांडा में नहीं है। तो अब पहले आईजीएमसी, टांडा, फिर नेरचौक, हमीरपुर, चंबा, सब में कैंसर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने जो रिनाउंड कैंसर के डॉक्टर्स हैं उनकी एक कमेटी स्टेट लेवल पर बनाई है और उसकी मीटिंग होती रहती है। जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स है, उन्हीं से पता लगा कि हमें कैंसर के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ना है। और एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर इंस्टीट्यूट तकरीबन 300 करोड़ की लागत से हमीरपुर में खोला जा रहा है, जिसमें सिर्फ कैंसर से ही संबंधित इनिशियल स्टेज में, फिर पिछले उसका डायग्नोज कैसे करना है, कैसे इलाज करना है, उस सब दृष्टिकोण से भी हम बजट का उसमें प्रावधान कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि तब इनिशियल स्टेज पर हम आईजीएमसी शिमला में लीनियर एक्सीलेटर जो उसके इलाज के लिए यूटिलाइज होना है, पैट स्कैन जो इनिशियल स्टेज में हमें पता बताता है कि कैंसर होना है, और लेटेस्ट हाई एंड टेक्नोलॉजी हमारी सरकार खर्च कर रही है। हमारी सरकार का मुख्य औचित्य जो है, इस बार 3000 करोड़ के मेडिकल टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट खरीदना है और अच्छी इलाज हो, इनिशियल स्टेज पर पता लगे। इस बारे में सरकार गंभीर है। मैं माननीय राठौर साहब ने जो बात कही है कि कीटनाशक दवाएं और इन यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करके भी हमारी सेहत पर फर्क पड़ रहा है, और इसीलिए सरकार ने प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दिया है। और जो स्प्रे होता है ऊपर, वो कई प्रकार का स्प्रे अब मिक्स हो रहा है, जो रिकॉग्नाइज्ड कंपनियां नहीं हैं वो भी स्प्रे कर रही है। हमारे इसमें भी हम ध्यान रखेंगे। मैं माननीय हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर से चाहूँगा कि एक एम्पैनलमेंट इसका किया जाए कि कौन सी कंपनियों से हमें भविष्य में मेडिसिन खरीदनी है। तो कई चीज़ें हैं कैंसर से संबंधित, इस सब की स्टडी की जा रही है और इसकी एक स्टेट लेवल पर पहली बार एक कमेटी बनाई है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में सभी को इन्वॉल्व करके इस दिशा में हम आगे बढ़ा जाए। विधानसभा सदन में नियम 62 के अंतर्गत विधायक श्री मलेंद्र राजन द्वारा पौंग डैम से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण फतेहपुर व इंदौरा क्षेत्रों में आ रही बाढ़ से नुकसान पर वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में बीबीएमबी द्वारा निम्नलिखित 3 विद्युत परियोजनाएं संचालित की जा रही है। भाखड़ा जल विद्युत परियोजना, ब्यास सतलुज लिंक बीएसएल योजना, पौंग जल विद्युत परियोजना। यह तीनों परियोजनाएं विद्युत उत्पादन के साथ साथ उत्तर भारत में पानी की जरूरतों को भी पूरा करती है। उक्त परियोजनाओं के बांधों की निगरानी की जिम्मेवारी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के पास है। राज्य सरकार ने ऊर्जा निर्देशालय के माध्यम से समय समय पर इन बांधों के रखरखाव संचालन के संबंध में निरीक्षण करवाया है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति वर्ष 2023 में सेंट्रल वाटर कमीशन के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनाएगी। पौंग डैम परियोजना ब्यास नदी पर बनी है, जो कि मुख्यतः पानी की पूर्ति हेतु बनी परियोजना है, जिससे विद्युत उत्पादन भी होता है। इन परियोजना से प्रदेश के निम्न समस्याएं उत्पन्न हुई है। बांध के संचालन और जलाशय के भराव में मानकों के अनुसार क्रियान्वयन न कर पाने या न होने से निचले क्षेत्रों में बरसात के समय तनाव और भय का माहौल बना रहता है। वर्ष 2023 में भी भारी जल बहिराव और जमीन कटने की घटनाएं हुई, जिसमें तकरीबन 2500 लोगों को एयरफोर्स की मदद से सुरक्षित बाढ़ क्षेत्रों से निकाला गया। परंतु बीबीएमबी द्वारा अभी भी बाढ़ प्रबंधन और संचालन हेतु उपयुक्त पग नहीं उठाए जा रहे हैं। बीबीएमबी के पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्य का संतोषजनक स्तर पर काम नहीं हुआ है। बीबीएमबी के अधिकारियों को बार बार अर्ली वार्निंग सिस्टम स्ट्रेंथनिंग और कंट्रोल तरीके से पानी छोड़ने को कहा गया है। इस वर्ष हुए नुकसान के लिए बीबीएमबी को उत्तरदायी ठहराते हुए दिनांक 26/7/2025 को ऊर्जा निर्देशक द्वारा बीबीएमबी के विरुद्ध पुलिस स्टेशन संसारपुर टेरेस में एक एफआईआर दर्ज की गई है। दिनांक 20/8/25 को भी बीबीएमबी की बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश सहित पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब व राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व था। इस मीटिंग में पौंग व भाखड़ा बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ने के ऊपर चर्चा हुई। हिमाचल की तरफ से पुरजोर देकर क्या कहा गया कि पहले से ही बहुत सा इलाका पानी में डूबा है, अतः आउटफ्लो स्टैगर तरीके से किया जाए। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के सभी प्रावधानों की पूरी अनुपालना की जाए। वह डाउन स्ट्रीम
के इलाकों में अर्ली वार्निंग की जाए ताकि जान माल के नुकसान और भूमि कटाव या डूबने की स्थिति से बचा जाए। ऊर्जा निदेशालय द्वारा बीबीएमबी को लिखित रूप में भी यह कहा गया है कि डिस्चार्ज आउटफ्लो ग्रेजुअल मैनर में किया जाए तथा बड़े हुए आउटफ्लो से निचले क्षेत्रों में हुए नुकसान की भरपाई की जिम्मेवारी बीबीएमबी की ही होगी। पोंग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण वर्ष 2023 में भी इंदौरा क्षेत्र में व्यापक तबाही हुई थी। पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण इस वर्ष अब तक नुकसान का अनुमान का विवरण। फतेहपुर लगभग 50-60 हेक्टेयर भूमि एवं फसलें क्षतिग्रस्त हुई है। 4 घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं, 4 घर आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं, 38 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। राहत एवं बचाव कार्य फतेहपुर 23 परिवार 107 व्यक्तियों को व्यास नदी से 50 मीटर दूरी के भीतर से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। प्रभावित परिवारों को राशन, खाद्य सामग्री एवं त्रिपाल उपलब्ध करवाए गए। एक राहत शिविर राधा स्वामी सत्संग बडूखर में स्थापित किया गया है। लगातार कंट्रोल रूम संचालन, चिकित्सा दलों की तैनाती एवं संवेदनशील समूहों की पहचान जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इंदौरा 100 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पूर्णतया बह चुकी है। कई सड़कें अवरुद्ध है, 2 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, गांवों की कनेक्टिविटी कट चुकी है, 3 मकान ढह चुके हैं। सरकार द्वारा राहत शिविर स्थापित किए गए हैं तथा रेस्क्यू कार्य प्रगति पर है। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी काठगढ़ में तैनात की गई है। बीबीएमबी ने अब तक केवल 3 पंचायतों में लाउड स्पीकर सिस्टम लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी डैम से पानी छोड़ा जाता है, प्रदेश को इन 2 क्षेत्रों में बहुत अधिक नुकसान होता है और जब हमारे अधिकार की बात आती है, पानी हमारा है लेकिन हमारे अधिकारों को भी रोकने की कोशिश की जाती है। मैंने इस बार कहा है कि एफआईआर दर्ज कीजिए और हमारे विभाग ने एफआईआर दर्ज की है और निश्चित तौर पर जो नुकसान हुआ है, हमने कहा कि इस सारे नुकसान की भरपाई बीबीएमबी द्वारा की जाए। लेकिन जब हम नुकसान की बात करते हैं तो उसमें कई अड़चनें डाल दी जाती है। अब बीबीएमबी से हमने 2011 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने हमें 4300 करोड़ रुपए का एरिया देना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, लेकिन साथ लगते जो राज्य है वो उसमें अड़चनें डाल रहे हैं। सितंबर महीना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें ये फाइनल हियरिंग में ये केस लगा है, उसमें अपने अधिकार की लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन पानी हमारा है। पंजाब में तो कोई 5 नदियाँ बहती नहीं है, जो भी पंजाब में पानी जाता है हिमाचल प्रदेश से जाता है। डैम के कारण ऑस्ट्रिच भी हिमाचल प्रदेश के लोग हुए। जितने ज़्यादा हमारे लोग विस्थापित हुए उतने किसी और प्रदेश में नहीं हुए, चाहे वो पोंग डैम की बात है, चाहे वो भाखड़ा डैम की बात है और चाहे और जितने भी डैम बने वो ऑस्ट्रिच हिमाचल के हुए। जब हिमाचल के अधिकारों की बात आती है तो केंद्र सरकार भी उसमें आंखें मूंद लेती है। मेरा ये मानना है कि हमें अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी और निश्चित तौर पर लड़नी पड़ेगी। और इन क्षेत्रों में जो नुकसान प्रत्येक वर्ष बांध के पानी छोड़ने के कारण होता है तो कई परिवारों की तो फसलें उजड़ जाती है, जीवन भर की कमाई उजड़ जाती है। इस सारे मामले को हम गंभीरता से देखेंगे। मैं माननीय सदस्यों को, माननीय कमलेंद्र राजन जी को, माननीय भवानी पठानिया जी को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस मामले को हम गंभीरता से बैठकर बीबीएमबी से ये मुद्दे उठाएंगे। धन्यवाद। हिमाचल का लाहौल स्पीति जिला प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध है। यहाँ आयोजित होने वाले मेले और त्योहारों से लोग क्षेत्र की अनूठी संस्कृति से रूबरू होते हैं। स्पीति में आयोजित होने वाले लदारचा मेले के माध्यम से जनजातीय समुदायों की समृद्ध और विविधतापूर्ण धरोहर को प्रदर्शित किया जाता है। इस मेले में क्षेत्र की विशिष्ट परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। प्राचीन संस्कृति, परंपराओं तथा रीति रिवाज के संरक्षण और संवर्धन में मेले एवं त्योहारों का विशेष महत्व है। स्पीति के लदारचा मेले का अपना एक अलग महत्व है। लदारचा मेला लद्दाख, स्पीति और किन्नौर के साथ साथ मैदानी इलाकों की संस्कृतियों के संगम को प्रदर्शित करता है। इस मेले का स्पीति क्षेत्र के लोग ही नहीं बल्कि अन्य जिलों और राज्यों से आए पर्यटक भी आनंद उठाते हैं। व्यापारिक दृष्टि से भी ये मेला महत्वपूर्ण है। इसमें स्थानीय कारीगर और शिल्पकारों को अपनी कलाकृतियों को बेचने का अवसर मिलता है। मेले के दौरान सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये मेला स्थानीय कलाकारों और महिला मंडलों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर देता है।
पारंपरिक परिधानों में मंच पर प्रस्तुति देती महिलाएं महिला सशक्तिकरण का भी संदेश देती हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।